अचानक इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे इस्तीफा लिया है। दोपहर को राज्यपाल से मुलाकात कर रूपाणी ने अपना त्यागपत्र सौंपा। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने यूं ही नहीं चेहरा बदलने का दांव खेला है, बल्कि गुजरात से नरेंद्र मोदी हटने के बाद बीजेपी की पकड़ कमजोर हुई है। बीजेपी के दो शीर्ष नेता मोदी और अमित शाह दोनों गुजरात से आते हैं। ऐसे में वहां बीजेपी का कमजोर पड़ना बाकी राज्यों के लिए ठीक संकेत नहीं होगा। बीजेपी के रूपाणी को हटाने के पीछे कई वजह हो सकती हैं। विजय रूपाणी के नेतृत्व वाली सरकार के चुनाव में जाने पर बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी की चिंता खाए जा रही है। 2012 के मुकाबले जिस तरह से 2017 में पार्टी की परफॉर्मेंस गिरी, उससे पार्टी के कान खड़े हो गए। पार्टी के लिए चुनौती सिर्फ कांग्रेस से नहीं है, अब आम आदमी पार्टी भी वहां पर मजबूती से अपने पांव जमा रही है और इसी साल हुए निकाय चुनावों में आपका खाता भी खुल चुका है। उत्तराखंड और कर्नाटक में बीजेपी ने इसी तरह से चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदले हैं। गुजरात में हुआ परिवर्तन इसी दिशा में एक अगली कड़ी दिखाई देता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी के अंदर भी सब ठीक नहीं चल रहा, और अगर इसी तरह मुख्यमंत्री बदलते ही रहेंगे तो अब अगला नंबर किसका आएगा। वहीं अब विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए बीजेपी ये सब कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले साल गुजरात में चुनाव हैं, चुनाव में लोगों को सामना करना है, इसलिए सीएम बदलकर लोगों की नाराजगी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल यही है कि 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बदल गए, अब अगला नंबर किसका है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अमित पुरी जी हैं, नेता बीजेपी से, राम पांडे जी प्रवक्ता कांग्रेस से, अखिलेश अखिल वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले मेरा सवाल अमित पुरी जी आप ही से है कि 3 लोगों के तो आपने चेहरे बदल दिए, अब अगला कौन है और कौन से प्रदेश का नंबर है? मैं ना तो ज्योतिषी हूँ ना नजूमी हूँ। हर प्रदेश की अलग अलग परिस्थितियां थी। अगर श्री विजय रूपाणी जी के इस्तीफे की बात आप कर रहे हैं तो उन्होंने स्वयं कारणों से दिया और ये भी कहा कि राजनीति में दायित्व बदलते रहते हैं और काम करने का अवसर मिला, मैंने किया, आगे जो जिम्मेदारी होगी उसको पूरा करूंगा। ये कहना कि ये तो आके चले गए और कुछ जाने को तैयार, खबरदार, होशियार, ये मैं नहीं बता सकता, ये तो काल ही इसका उत्तर देगा। आप कह रहे हैं कि उन्होंने खुद दिया है। 2 दिन पहले वहां अमित शाह पहुंचते हैं, अमित शाह पहुंच करके बैठकें करते हैं, उठापटक होती है और सीएम का इस्तीफा। बैठके होना अब मैं नहीं समझ पाता कि कुछ लोग कहते हैं 24/7 इलेक्शन पार्टी है, कुछ लोग कहते हैं ये बैठकों वाली पार्टी है। तो भाई बैठके तो हम करते ही रहे हैं, तो हमारे विरोधी हमारी आलोचना में कहते ही रहते हैं, 24/7 इलेक्शन पार्टी भी कहते हैं। अब इसमें अगर कोई बैठक कहीं हो गई, भाई वो स्थानीय सांसद हैं, गए थे, क्षेत्र में गए थे, तमाम तरकीबें और थी। उसके साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, पार्टी के कदावर नेता हैं, देश के गृह मंत्री हैं। अगर उस नाते से कोई बैठक हो गई तो हर चीज को तू कनेक्ट कर देना, मैं नहीं कह रहा हूँ कनेक्ट नहीं होती, कनेक्ट कर देना ये भी एक कंजक्चर है। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस निशाना साध रही है। कांग्रेस ने साफ तौर पर यह कहा है कि बीजेपी के पास अब कोई काम बताने को नहीं है, पुराने मुख्यमंत्री ने कोई काम किया नहीं, इसलिए उनको हटा के एक नया चेहरा लाकर रख देंगे, जिससे कि लोगों को यह बताया जा सके कि ये नए हैं, पुराने को छोड़िए। मैं जहां तक स्मरण कर पा रहा हूं, कांग्रेस जब पहली सरकार केशव भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में बनी, सुरेश भाई मेहता मुख्यमंत्री बने, बाद में आनंदीबेन जी मुख्यमंत्री बनी, विजय रूपाणी जी मुख्यमंत्री बने, नरेंद्र भाई तो मुख्यमंत्री थे ही वहां। हर चुनाव में कांग्रेस कहती है कि अब के भारतीय जनता पार्टी नहीं आने वाली। तो कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, उसे स्वतंत्र है वो क्या कहती है, लेकिन वही परिस्थिति का सही निरूपण हो ऐसा जरूरी भी नहीं। बिल्कुल जरूरी है। 3 बार वहाँ जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो वहाँ से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और जो पिछला चुनाव रहा है वो 50-50 रहा था। इसमें आप ये नहीं आंक सकते कि
आप बेहतर प्रदर्शन करके आगे आए हैं। 25 साल कोई राजनीतिक दल किसी स्टेट में काम करे और एंटी इनकम्बेंसी नाम का शब्द जिसको राजनीति की डिक्शनरी में प्राय पहले पन्ने पे खोल के रखा जाता हो वो अभी मौजूद हो और उसके बाद पार्टी सरकार बना करके दोबारा आ जाए। ठीक है, राजनीति में नो टू इलेक्शंस आर कॉमन, कोई दिन कॉमन नहीं होता पॉलिटिकल कैलेंडर में। चलिए, राम पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। राम पांडे जी, आप किस तरह से देखते हैं? हालांकि गुजरात में कांग्रेस को एक अच्छा मौका मिला है और लगातार कांग्रेस जिस तरह से मुखर होकर के निशाना साध रही है, तमाम आरोप लगा रही है। देखिए, हर चीज का कारण होता है और ये मुख्यमंत्री पद जो है एक प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी जिसके ऊपर रहती है और उसको अचानक हटा देना या उससे इस्तीफा ले लेना, तो इसका कारण भारतीय जनता पार्टी को बताना तो चाहिए कि आखिर विजय रूपाणी जी को क्यों हटाया गया या येदियुरप्पा जी को क्यों हटाया गया या उत्तराखंड में 3-4 सीएम क्यों बदल दिए गए। हर चीज का कारण होता है और जहां तक मैं समझता हूं सबसे बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता होते हैं, खासकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, ये जुमलेबाजी बहुत ज्यादा करते हैं। जहां जाते हैं घोषणा करके आ जाते हैं, जिस शहर में जाएंगे वहां घोषणा कर देंगे, जिस गांव में जाएंगे वहां घोषणा करके आएंगे, जिस तहसील में जाएंगे वहां घोषणा करके आएंगे और वो घोषणाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। बाद में उनको बता दिया जाता है कि ये जुमले हैं। जनता को पता रहता है कि ये जुमलेबाजी और घोषणाबाजी ये फलाने मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है, रूपाणी जी द्वारा की गई है। जब जनता में इनके प्रति रोष पैदा होता है, ये अपने काम पूरे नहीं कर पाते हैं और घोषणाएं तो छोड़िए, जो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उनको भी नहीं संभाल पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी बात आ रही है कि जो कोरोना काल में जिस तरह से गुजरात को संभालना चाहिए था, रूपाणी जी उसको नहीं संभाल पाए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही बातें उठ के आती हैं कि जिस तरह से प्रदेश को चलाना चाहिए था, एक रोजगार देना चाहिए था लोगों को, वो नहीं दे पाए। बाकी जो दूसरी चीजें हैं कि महंगाई तो लगातार बढ़ ही रही है और बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही है, तो हर फ्रंट पर ये फेल होते जा रहे हैं। अब ये सोचते हैं कि नया सीएम आएगा, नए जुमले देगा, नया चेहरा होगा, तब तक चुनाव आ जाएंगे तो पुराना चेहरा लोगों के दिमाग से निकल जाएगा और नया चेहरा दिमाग में रहेगा। तो सीधा सीधा सा ये है कि ये किसी भी नकारा और निकम्मे को उठाकर सीएम बना देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी जो पुराने हैं, जिनकी जड़ें मजबूत हैं, उनको ये नहीं हटाते हैं। ये हटाते उसी को है जिसको कोई जानता नहीं है। खट्टर जी को कोई नहीं जानता था, बना दिया सीएम। रूपाणी जी को कोई नहीं जानता था, बना दिया सीएम। ऐसे ही वहां उनको कोई नहीं जानता था, उत्तराखंड वाले को बना दिया सीएम। लेकिन जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज जी को सब जानते हैं, हटाना ये भी उनको भी चाह रहा है, लेकिन उनको हटाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है। योगी जी को सब जानते हैं, जमे जमाए नेता हैं, हटाना ये योगी जी को भी चाहते हैं, लेकिन उनको हटाना मुश्किल हो रहा है। तो ये उनको तुरंत हटा देते हैं जिनकी जमीनी कोई पकड़ नहीं होती है, जनता में कोई पकड़ नहीं होती है और जनता के ऊपर ये सीएम थोप दिए जाते हैं, उन सीएम को ये तुरंत हटा देते हैं। चलिए, अखिलेश अखिल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। पहले इस पूरे मामले को एक बार पत्रकारिता के नजरिए से देख लेते हैं कि किस तरह की वाकई स्थितियां बनी हैं, समीकरण बने हैं बीजेपी के अंदर। अखिलेश जी, गुजरात में जिस तरह से अचानक ही सीएम का इस्तीफा देना और फिर तमाम चर्चाएं चलना, किस तरह से आप देखते हैं कि वाकई क्या स्थिति है? क्या बीजेपी के अंदर सब सही नहीं चल रहा है? क्या सत्ता की जो लड़ाई है वो अब सीट्स पर है और सब चाहते हैं कि सबको बारी बारी मौका भी मिले? या फिर जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जनता को भ्रमित करने के लिए एक नया चेहरा लाके रख दिया जाता है? हाँ, गुजरात में जो रूपाणी जी का जो अचानक जो ये सब हुआ है, ये तो एक आश्चर्यजनक चीज है ही। और सबसे बड़ी चीज इसमें देखने की बात ये है कि जब 2017 में जब चुनाव वहाँ हुआ था, चुनाव के बाद जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी में एक तरह से काफी टक्कर रही, परिणाम जो है उसमें बहुत बढ़िया स्थिति नहीं थी बीजेपी की। लेकिन जब रूपाणी जी को जब वहाँ मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो उसमें रूपाणी जी कहीं थे नहीं।
तो उसमें जो है नितिन पटेल सबसे आगे चल रहे थे, नितिन पटेल को, जो अभी वर्तमान में डिप्टी सीएम है। तो उसमें ये हुआ कि उसमें एक दो धारा काम कर रहा था कि शाह जी का धारा था, मोदी जी की अपनी पसंद थी। अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये रूपानी जी उसमें प्रकट हो गए, एक नया नाम, नया चेहरा। और समझिए कि उनकी बहुत वहाँ के स्थानीय स्तर पर उनकी राजनीति चाहे जैसी भी रही हो, लेकिन ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर या गुजरात के एक बहुत बड़े वोलेटाइल नेता के रूप में उनकी पहचान नहीं थी और उनको बैठा दिया गया। जब वो मुख्यमंत्री बन गए उसके बीच भी करीब 2 महीना 3 महीना तक काफी चीजें चलती रही, हलचल होती रही कि हटा दिए जाएंगे, ये होगा। लेकिन कालक्रम में गुजरात की कहानी ये बनती है कि गुजरात बेसिकली प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी की भूमि है और ये उनके प्रतिष्ठा से गुजरात जुड़ा हुआ है। क्योंकि गुजरात की जो भी राजनीति होती है, 20 वर्षों से बीजेपी वहां पर सत्ता में है और ऐसा लगता है कि पूरा प्रदेश में, पूरे देश में कहीं भी बीजेपी की भले ही हार हो जाए, लेकिन गुजरात में हार बीजेपी को मान्य नहीं है। उसके रीजन यही है कि वहां से प्रधानमंत्री मोदी खुद आते हैं और अमित शाह जी जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। हमारे बीजेपी के साथी जो भी आपके पैनल पर बैठे हुए हैं कुछ बता रहे थे, बहुत हद तक ठीक कह रहे थे, क्योंकि राजनीतिक पार्टी का अपना अपना बयान है, अपना उनका दर्शन होता है। लेकिन सच्चाई यही है कि अचानक कोई चीजें नहीं हो जाती है, उसके पीछे पृष्ठभूमि होती है। सच यही है कि 15 महीना के बाद जो है चुनाव होने हैं गुजरात में और करीब 3.5 साल, हमको लगता है 3.5 साल के आसपास वो मुख्यमंत्री रहे हैं। अचानक ऐसी क्या बातें हो गई कि उनको अचानक हटना पड़ा? इसके पीछे 2-3 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि सच यही है कि ये जो रूपानी जी हैं, प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, पाटिल साहब प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनका काफी अनबन चल रहा था और इसका असर जो है वहाँ के संगठन पर भी पड़ रहा था। दूसरी बात ये है कि कई मंत्री और विधायक रूपानी जी के क्रियाकलापों से भी खुश नहीं थे और आला कमान को कई तरह के मैसेज दिए गए कि आगामी चुनाव जो होने हैं उस पर इसका असर पड़ सकता है। रूपानी जी का कुछ जो उनका क्रियाकलाप है उसे न जनता खुश है न पार्टी के भीतर लोग खुश है। और जो तीसरा सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है, जो ये बता रहे हैं कि राजनीतिक हलकों में इस पर चर्चा भी हो रही है, मीडिया में भी चर्चा हो रही है, कोरोना बीमारी, कोविड-19 को लेकर एक माने गुजरात में जो जिस तरह का वातावरण पैदा किया गया उसमें साफ ये माना गया कि वहाँ की सरकार जो है कोविड-19 को ठीक से टैकल नहीं कर पाई। हालांकि पूरे देश में कोविड-19 में सरकारी तंत्र हर जगह फेल होता हुआ दिखा, लेकिन गुजरात की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उसको ढकने का पूरा खेल किया गया। अब जब सामने में चुनाव है, सामने में 15 महीने के चुनाव है, 15 महीने बाद अब इस चुनाव में क्या है, बीजेपी को फिर चुनाव जीतना है। उधर क्या है, विपक्ष की तरफ से कांग्रेस की रणनीति काफी स्ट्रांग हुई है। इधर जो है आम आदमी पार्टी भी वहां पर पहुंच गई है, एनसीपी की अलग राजनीति वहां चल रही है। इसके अलावा 3-4 छोटे छोटे धड़े हैं जो ग्रुप बनाकर एक मोर्चा बनाने की तैयारी में है। ऐसी स्थिति में बीजेपी को लग रहा है कि रूपानी के चेहरे पर चुनाव जीतना बहुत ही मुश्किल है। अब चूंकि 1.5 महीने करीब ये 15 महीना चुनाव के बचे हैं, इसमें क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये समझिए कि इसमें जो है ना, ये जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे उस मुख्यमंत्री का चेहरा को जनता वहाँ की पसंद करेगी कि नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो क्या लग रहा है कि मतलब चिरपरिचित चेहरा रखा जाएगा या कोई फिर से एक नया चेहरा लेकर आएंगे? नहीं, वो चिरपरिचित चेहरा क्या, उसी में से हमको तो पूरा समझिए कि एक आंतरिक खबर ये भी है कि जो नितिन पटेल को ही कहीं बना दिया जाएगा वो मुख्यमंत्री। सबसे बड़ी चीज ये है कि नितिन पटेल जो भी डिप्टी सीएम है उन्हीं को बना दिया जाएगा। इसके अलावा 2-3 और उम्मीदवार हैं, उसमें जो है ना जातीय जो पूरा वो देखा जा रहा है कि किस इलाके के में बीजेपी को ज्यादा वोट बैंक मिलता है और किस जाति का वोट बैंक मिलता है, वो ये भी समीकरण बैठाया जा रहा है। आपको ये बता दें कि यही खेल हरियाणा में भी होना है, बहुत जल्द होना है हरियाणा में भी। तो हरियाणा में भी खट्टर सरकार को हो सकता है खट्टर को बदलना पड़े,
दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि ये राजनीति में क्या होता है, बदलाव होता रहता है, ये पार्टी का आंतरिक मामला है, इस पर कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि चुनाव से पहले इस तरह का बदलाव हुआ, ये एक सवाल पैदा करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही सवाल जो है बीजेपी को कटघरे में खड़ा करता है। जी, अमित जी। बीजेपी कितना अच्छा कर रही है, नहीं कर रही है, ये तो जनता बताएगी। विपक्षी पार्टी का अपना एक्शन होता है कि सरकार को घेरने का। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आगे अब गुजरात में होगा क्या, आगे गुजरात की राजनीति होगी कैसी, और बीजेपी इस पूरे राजनीति में क्या भूमिका निभाती है, किस नेता को आगे बढ़ाती है, ये देखने की बात होगी। अमित जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, बिल्कुल पहुंच रही है। हाँ, अमित जी, मैं ये सवाल कर रहा हूं कि एक बात ये भी कही जा रही कि आम आदमी पार्टी का भी बीजेपी को अब डर सताने लगा है, क्योंकि जो अभी कुछ चुनाव हुए थे, निकाय चुनाव, उन्होंने आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोल लिया है और अब बीजेपी को लगने लगा है कि ये संकट जो छोटे छोटे दल यहाँ पर आ रहे हैं, आकर एक एक दो दो सीटों पर भी अगर कब्जा कर रहे हैं तो स्थिति बिगड़ सकती है। और यही वजह है कि रूपाणी को हटाकर अब जल्द से जल्द किसी एक नए चेहरे को लाने की कवायद हो रही है। अभी मैंने कांग्रेस के मित्र को भी सुना और एक और मित्र बोल रहे थे, मैं नहीं समझ पाया कि राजनीतिक दल से थे। खैर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं होंगे, क्योंकि एक पैनल पे दो बीजेपी के लोग तो नहीं होते, बिल्कुल। तो गैर भाजपाई दल के होंगे। मैं तथ्य पे आता हूँ बात के ऊपर। अभी पूछा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने ये क्यों हटाया, और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा, ये बताना होगा, वो बताना होगा, और वो पूछते पूछते कारण सब अपने अपनी तरीके से मीमांसा कर गए। जिसने हाथी को जहां से देखा उसने हाथी की मीमांसा वहीं कर डाली। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, सबको असहमति व्यक्त करने का और अपनी बात रखने का अधिकार है, इसलिए मैं उनकी बात को उनके विवेक पे छोड़। इसके बाद कांग्रेस ने कहा कि साहब मुख्यमंत्री बहुत बदले गए। वो कांग्रेस कह रही है जिसके राज्य में इनवेरेबली 4 से 5 मुख्यमंत्री तो हर बार बदले ही जाते थे हर राज्य के अंदर, तो वो नसीहत दे रहे हैं जो ये काम बहुत कर चुके हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, हम उससे भी आगे बढ़ जाते हैं। फिर कहा गया इनको हटा दिया, उनको हटा दिया। विजय रूपाणी जी को कोई जानता नहीं, जो गुजरात की सरकार में कई साल मंत्री रहे हों, गुजरात के एक बड़े शहर के मेयर रहे हों, उनको बताया जा रहा था कि विजय रूपाणी जी को कोई नहीं जानता। फिर किसी ने थीसिस बता दी कि 2017 के चुनाव के बाद बड़ी उहापोह थी, अरे विजय रूपाणी उससे पहले आ चुके थे, चुनाव उनके नेतृत्व में हुआ, चुनाव के बाद भी वो मुख्यमंत्री बने। तो पॉलिटिकल फैक्ट करेक्ट रख के अगर डिबेट के अंदर बातें रखी जाए तो मुझे लगता है ज्यादा उचित होगा। जहां तक आपने आम आदमी पार्टी की चर्चा की या और कुछ ग्रुपों की थी, राजनीति में कभी शून्यता नहीं होती, दल आते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं, और ये मतदाता के विवेक पे होता है कि वह उन सब के बाद भी ये देखेगा कि वो गुजरात जो श्री केशव भाई पटेल से होते हुए श्री विजय रूपाणी तक की यात्रा में मुख्यमंत्री काल में रहा, उस गुजरात के हर गांव में सड़क पक्की हो गई, उस गुजरात के हर माजरे के अंदर बिजली पहुंच गई, जहां पानी के लिए किलोमीटरों चलना होता था, वो सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई बढ़ाने का काम निर्णय जो सरकारें 40-40 साल न कर पाई हो, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो गया हो। जो प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाए, वह पानी के प्रोजेक्ट सारे 56 साल के बाद इस सरकार ने पूरे करके दिखाए। अब मतदाता के विवेक पे है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सही बात है, और इसीलिए चुनावों से पहले सीएम को ही हटा दिया। इनके इतना काम कर गए वो कि अब उनको चुनाव से पहले उनको ही हटा दिया। राम पांडे जी, देखिए, सरकास्टिक नोट के ऊपर बहुत सी चीजें कही जा सकती है, मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन कौन सा खिलाड़ी मैच के अंदर कहाँ खेलेगा ये उसके कैप्टन को तय करना होता है। उसका खेल कैसा है ये दर्शक देख के तय करता है। बिल्कुल। ये दूसरी वाली टीम ये तय करे कि हमारा सेंट्रल फॉरवर्ड कौन खेलेगा, गोलकीपर कौन रहेगा, ये आज तक टूर्नामेंट के बीच में ही कैप्टन को हटा दिया। ये बिना गाड़ी बिना सीटी बने घूम रहे लोग जो है ये तय करेंगे कि कौन किस टीम के अंदर से कहाँ खेलेगा। चलिए राम पांडे जी,
जी किस हेलो। तरह से हाँ बात- सुन रहा हूँ। किस तरह से आपसे बात कही गई कि आपको जो आप बात रख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बार बार मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, आपकी स्थिति उन्होंने बताई है, फिर आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? जी उन्होंने स्थिति बताई ना कि सरदार सरोवर डैम की थोड़ी सी ऊंचाई बढ़ाई, ये बताना भूल गए कि सरदार सरोवर डैम बनाया किसने था। ये तो बताना चाहिए था ना कि कांग्रेस ने बनाया था। और ये भी बताना चाहिए था कि जो गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था, उसका नाम पटेल जी का नाम हटा के, लौह पुरुष का नाम हटा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम रूपाणी जी ने किया। और इतनी चमचागिरी करने के बाद भी, मतलब जिंदा आदमी है और उनके नाम के से स्टेडियम बना दिया गया। हमारे देश में ऐसी प्रथा नहीं है कि नेताओं या महापुरुषों के नाम पर, जब तक वो जिंदा हैं, उनके नाम पर स्टेडियम या यूनिवर्सिटी बनाई जाए। जब वो लोग स्वर्गवासी हो जाते हैं उसके बाद ही किया जाता है। तो रूपाणी जी ने तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया। फिर अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने ये डेवलपमेंट किया, वो डेवलपमेंट किया। जब इतने सारे डेवलपमेंट कर दिए तो फिर तो हटाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। फिर तो उनको परमानेंट वहां के लिए सीएम प्रोजेक्ट कर देना चाहिए था कि अगले चुनाव में भी हमारे सीएम यही रहेंगे। लेकिन सीधी सीधी सी बात यह है कि हम और आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्रियों का डेली काम है जुमलेबाजी करना, बड़ी बड़ी घोषणाएं करना, जनता को भ्रमित करना और परिणाम न दे पाना। हम यदि इनके राष्ट्रीय स्तर की घोषणाएं देखें तो आप जानते हैं, ना तो काला धन आया, ना स्मार्ट सिटी चली, ना बुलेट ट्रेन चली। बुलेट ट्रेन तो रूपाणी जी कहीं से चलनी थी ना, बॉम्बे के लिए। जापान के प्रधानमंत्री आए थे उद्घाटन करने के लिए, वो रूपाणी बुलेट ट्रेन क्यों नहीं चालू करवा पाए? 6 साल हो चुके हैं उसको उद्घाटन को हुए। तो केवल घोषणाएं करते हैं, काम नहीं करते हैं, परिणाम नहीं बताते हैं। ये कह देंगे हमने ये किया, वो किया, लेकिन स्पेसिफिक चीज का नाम नहीं बताएंगे कि भाई हमने इतनी यूनिवर्सिटी बना दी हैं, इतने आईआईएम बना दिए हैं, इतने आईआईटी बना दिए हैं, इतने एम्स बना दिए। आज कांग्रेस के पास गिनाने के लिए इतना सारा है कि ये 60 लाख करोड़ की कम से कम जो प्रॉपर्टी कांग्रेस ने बनाई थी जनता के पैसे से, उसको ये मात्र 6 लाख करोड़ में बेच रहे हैं। तो ये इस चीज को नहीं जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो आप बेच रहे हैं ये किसने बनाई थी। उसमें गुजरात की भी कई प्रॉपर्टी बिक रही हैं, गुजरात में भी कई जो पब्लिक सेक्टर हैं वो बिक रहे हैं। तो ये चाहे इनका केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, और गुजरात ही नहीं, इनको हर जगह के मुख्यमंत्री बदल देना चाहिए यदि इनकी यही नीति इनको लगता है तो। और ये जैसे कैप्टन होता है ना, कैप्टन खुद तो खराब खेल रहा है और वो अपने खिलाड़ियों को बदल रहा है। पहले तो कहता है खिलाड़ियों से कि तुम जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा खेलो, ठीक है। खिलाड़ी उस तरह से खेल रहे हैं, बार बार आउट हो रहे हैं, कैप्टन फेल हो रहा है, कैप्टन खिलाड़ियों को बदल रहा है। जबकि कैप्टन को बदलने की जरूरत है, प्रधानमंत्री को बदलने की जरूरत है, गृह मंत्री को बदलने की जरूरत है। वो दोनों हर जगह फेल हैं और ये उन्हीं की फौज है, जैसा वो कहते हैं वैसा ये लोग करते हैं। तो यदि इनको बदलना है, यदि इनकी बदलने की ही पॉलिसी है तो सारे मुख्यमंत्री को बदलना चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री को तो इसलिए बदला गया क्योंकि उनके भ्रष्टाचार के आरोप थे, पहले से भी थे, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। भ्रष्टाचार के आरोप उन पर बार बार फिर दोबारा से उठे तो फिर उनको फिर हटा के फिर किसी दूसरे को सौंप दिया। फिर ये वंशवाद की बात करते हैं। कर्नाटक का सीएम किसको बनाया? जिसके पिताजी मुख्यमंत्री थे पहले, उसके बेटे को मुख्यमंत्री बनाया। तो ये हर तरह से दोगलापन करते हैं। यहाँ वंशवाद के नाम पर ये किस किस को कोसते हैं आप जानते हो। अभी कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री बने हैं उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे। यहाँ ये वंशवाद भूल जाते हैं। सिंधिया की बात आएगी वंशवाद भूल जाएंगे। कई सारे मामले हैं, वंशवाद की बात नहीं लाना चाहता हूं अभी, लेकिन बात में से बात निकल आई। मेन बात यही है कि ये फैल हो चुके हैं। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, डेवलपमेंट हो, कोरोना हो, हर जगह फैल हो चुके हैं। आप देखिए अगस्त के महीने में ही 16 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बेरोजगारी की दर कितनी स्पीड से बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था हमारी कहाँ जा रही है। अच्छी अच्छी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, अभी फोर्ड बंद हो रही है, वीडियोकॉन बंद हो चुकी है, जनरल मोटर्स पहले जा चुकी है। कितनी आज जब 2014 के समय देश में 10-15 ये टेलीकॉम कंपनियां होती थी, धीरे धीरे सब बंद होती जा रही हैं। केवल एक जियो बचा हुआ है, बाकी एयरटेल है, बीएसएनएल है, वोडाफोन है, सब अंतिम सांसें गिन रहे हैं जियो के अलावा। तो केवल ये कुछ पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के चक्कर में देश को तबाह कर रहे हैं, गुजरात को तबाह कर रहे हैं। चलिए केवल 2-4 लोगों को बढ़ावा देने के चक्कर